मान लीजिए अब महिलाएं भी जानने लगी, पहले जानती नहीं थी इसलिए तलाक का कोई मुद्दा आता नहीं था। अब जैसे शोषण हो रहा है वैसे पता चल जा रहा है कि जिसका भी शोषण, पुरुष के लिए भी महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं, पुरुष भी तलाक ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं ले रही हैं। हमारा समाज है उसमें बहुत ह्यूमिलेट होता है, शुरू से ही रहा है ये सारी चीज़ें, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो उस चीज़ में और महिलाओं को गवर्नमेंट की तरफ से मतलब आरक्षण भी दिया जा रहा है कि पूरा समानता होनी चाहिए। तो उस चीज़ को लेके इक्वालिटी, और हम लोग अगर जज बनेंगे तो हम समाज को सुधारने में अगर अपने आप को मतलब सेवा दे पाए तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। 100% होना चाहिए, कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक पहले समाज में ये शादी में होता था कि जैसे ही शादी हुई तो पति को राइट मिला है कि हम बिना कंसेंट का भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान का, जैसे मेल है या फीमेल है, उसका अपना मन होना चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे आपका मन हो रहा है लेकिन दूसरे का मन है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब तो हर जगह देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लेके वैकेंसी, जुडिशरी, IAS IPS जो भी बन रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही निकल रही हैं। तो अब मौका मिला है तो महिलाएं अपने आप को उपस्थित कर रही हैं, तो ऐसे आने वाले समय में जुडिशरी में भी जाएंगी सब। जैसे ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो दोनों यूज़ कर रहे हैं। पहले सिर्फ ये पुरुष यूज़ करते थे लेकिन अब महिलाएं भी उसको यूज़ कर रही है, तो ये चीज़ एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन दोनों अपने ही अधिकार के लिए मतलब फाइट कर रहे हैं। प्रताड़ित तो दोनों हो रहे हैं, बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है महिलाएं प्रताड़ित कर रहे हैं। पहले पुरुष ज्यादा प्रताड़ित करते थे ना, जैसे व्यभिचार है, व्यभिचार को उनको इंस्टीट्यूशनल कर दिया गया, तो उसी प्रकार महिलाएं भी अपने लिए अधिकार चाह रही हैं। जो 3 लॉ चेंज किए गए जिसमें IPC था वो 1860 की थी, तो मतलब अंग्रेज अपने हिसाब से उस लॉ को बनाए थे और अंग्रेज यहाँ शासन करने आए थे, तो वो दंड देने के लिए बनाए थे। भारतीयों को दंड कैसे दिया जाएगा? अभी की जो गवर्नमेंट है, और एक टाइम देश को आज़ाद हुए भी 70 साल हो गए, तो एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि लोगों को न्याय देना है, मतलब दंड क्यों देंगे? ये जनता हमारी है, ये सरकारें हमारी हैं। आपको क्या लगता है आज के टाइम पे क्या एकदम स्वतंत्र है? स्वतंत्र तो नहीं है। हत्या सब लोग करते हैं, बहुत लोग को जमानत मिल जाती है 1 साल में, किसी को 2 साल में, किसी को 4 साल में, कोई आजीवन कारावास काटता है, कोई फांसी भी पाता है। तो उनके पीछे की मेंटलिटी को देख के ही फांसी दी जाती है या आजीवन कारावास दिया जाता है या जमानत दिया जाता है। मेंटलिटी क्या चल रही थी, आपका इंटेंशन क्या था उस अपराध के करने के पीछे, उसी के हिसाब से यहाँ पे सजा दी जाती है। सीकर प्रयागराज के बाद अब हम आ चुके हैं दिल्ली में, यानी भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली केवल राजधानी के लिए फेमस नहीं है, ये है भारत का दिल। जो हल्का सा भी धड़कना बंद कर दे तो पूरे भारत की सांसें रुक जाती हैं। तो इसलिए आज से हम नई सीरीज में, जिसका नाम है, उसके अंतर्गत दिल्ली की एजुकेशन हब की नींव जांचेंगे और पता करेंगे कि भारत के तमाम बड़े बड़े संस्थान दिल्ली में ही क्यों स्थापित हुए, किस तरीके से यहाँ पे हजारों लाखों बच्चे हर साल पढ़कर भारत के एजुकेशन सिस्टम को सींचते हैं, किस तरीके से यहाँ से UPSC के एस्पिरेंट IAS PCS बनते हैं, SSC वाले बच्चे SSC क्वालिफाई कर डिफरेंट डिपार्टमेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत की जो पूरा ओवरऑल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसे सींचते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे GTB नगर से, जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, बिकॉज अब हम दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे हम मेट्रो के जरिए देखेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम मेट्रो के जरिए कहाँ कहाँ स्थापित है, किस किस जगह पर भारत के बेस्ट और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दिल्ली में स्थापित हैं यानी स्थित हैं। तो मैं खड़ा हुआ हूँ मुखर्जी नगर में और मेरे साथ 3 स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। तो जानते हैं इनसे किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से हैं। क्या नाम है आपका? इरम सिद्दीकी। कहाँ से? और मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर से हूँ। और किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं सिविल जज की तैयारी कर रही हूँ, PCSJ। क्या नाम है? नीलू पासवान। और कहाँ से हो और किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं देवरिया की रहने वाली हूँ, लेकिन मैंने वैसे लॉ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया है। और यहाँ पे एम्बिशन लॉ में जो योगी बाबा वाली इंस्टीट्यूट से हाँ, हैं? मिले हो कभी? बिल्कुल, वो तो मिलते ही रहते थे। क्या नाम है आपका? मेरा अमृता चौधरी, मैं बिहार से हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी मिथिलांचल है, वहीं से मैंने लॉ किया है। और अभी मैं मुखर्जी नगर में लॉ इंस्टीट्यूशन है, एम्बिशन इंस्टीट्यूशन, उसमें मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा। PCSJ का, जो बिहार मेरा
स्पेसिफिक टारगेट है। ओके, मतलब दिल्ली क्यों आना हुआ, मुखर्जी नगर क्यों आना हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो एम्बिशन इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराता है। डेली हमारे MCQs होते हैं और सब्जेक्टिव आंसर भी होते हैं और टीचर हमें डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। कोई भी हमारी क्वेरीज होते हैं, कोई भी हमें Guidance डाउट है। होता है, गाइडेंस बहुत अच्छा देते हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ को लेकर इजीली बता देते हैं, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। बहुत अच्छा है लॉ एम्बिशन। अच्छा, आपने मतलब एक तो होता है कि लॉ करने के बाद एडवोकेट बनते हैं, दूसरा जज वगैरह की तैयारी करते हैं, तीसरा किसी प्राइवेट फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने एडवोकेट बनना नहीं चूज़ किया, प्राइवेट फॉर्म में जाना नहीं चूज़ किया, जज बनना क्यों चूज़ किया? क्योंकि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो जानता है गवर्नमेंट जॉब अगर जज है तो वही न्यारे व्यारे हो जाते हैं, वो वाला सीन रहता है क्या कि आप PCSJ की तैयारी कर रहे हैं इसीलिए? मतलब गवर्नमेंट, हाँ जे मतलब PCSJ मतलब तैयारी क्यों कर रहे हो आप? PCSJ की तैयारी तो ये शुरू से दिमाग में ही चल रहा था कि PCSJ ही करना था, जज बनना है। जज ही बनना था। तो एडवोकेसी का तो ये लास्ट ऑप्शन है, कि लेकिन वो तो हमारा बने तो- हुए ही हैं, मतलब लॉ कर लिया है और आपने BCI का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप तो एडवोकेट हैं ही, आपको प्रैक्टिस करनी है। बट जुडिशरी में भी आपको करना चाहिए, तो प्रैक्टिस करना चाहिए कि हाँ हम लोग पढ़ें और पढ़ लिख के अगर बन जाते हो तो अच्छी बात है और अपने मतलब समाज को न्याय दे सकें। जो लड़कियों हमारे के साथ वजह काफ़ी से ज़्यादा पूरे दिक्कतें समाज होती की हैं। चेंजिंग आएगी। अगर जज हम बन जाते हैं तो मेरी सोसाइटी में काफ़ी इसका प्रभाव भी रहेगा। तो ये चीज़ें एज ए फीमेल हाँ, काफ़ी सोशल मतलब जो हमारा समाज है उसमें बहुत ह्यूमिलेट होता है, शुरू से ही रहा है ये सारी चीज़ें, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो उस चीज़ में और महिलाओं को गवर्नमेंट की तरफ से मतलब आरक्षण भी दिया जा रहा है कि पूरा समानता होनी चाहिए। तो उस चीज़ को लेके इक्वालिटी है और हम लोग अगर जज बनेंगे तो हम समाज को सुधारने में अगर अपने आप को मतलब सेवा दे पाए तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग PCSJ की तैयारी कर रहे हो, बट मुझे एक चीज़ और जाननी है कि भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है, खासकर मतलब जो जजेस वगैरह होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज तक, वहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, कम है तो क्यों है, और क्यों नहीं होना चाहिए कम, या फिर ज़्यादा क्यों होना चाहिए? इसका अगर देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की जो भूमिका है वो थोड़ी कम है, तो ये अभी जैसे देश के आज़ाद होते हुए कितने साल हो गए, तो पहले ऐतिहासिक रूप से भी इसका देखा जाए तो महिलाओं को पहले बहुत दबाया जाता था। तो अब धीरे धीरे जैसे जब से देश आज़ाद हुआ, फंडामेंटल राइट मिला, लोग महिलाएं जानने लगी, तब से धीरे धीरे आने लगी। तो अब देखिए रफ्तार इनकी बढ़ती जा रही है। तो अब तो हर जगह देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लेके वैकेंसी, जुडिशरी, IAS IPS जो भी बन रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही निकल रही हैं। तो अब मौका मिला है तो महिलाएं अपने आप को उपस्थित कर रही हैं। तो ऐसे आने वाले समय में जुडिशरी में भी जाएंगी सब जैसे। अच्छा, ये एक आपको पता है कि मतलब मैंने कहीं रिसर्च पढ़ी थी, नाम तो मुझे नहीं ध्यान है, कि इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे ना तो डाइवोर्स के केसेस है ना लड़का लड़की के बीच में काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसमें तो ये देखा जा सकता है कि हमारा जो ये था वो पुरुष समाज ज़्यादा था, महिला। तो अब क्या हुआ, तलाक में सबसे ज़्यादा ये होता है कि मान लीजिए अब महिलाएं भी जानने लगी, पहले जानती नहीं थी इसलिए तलाक का कोई मुद्दा आता नहीं था। अब जैसे शोषण हो रहा है वैसे पता चल जा रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरी, ये भी राइट है, पहले ये पता नहीं था। तो अब ये भी हो सकता है कि एजुकेशन आया है, एजुकेशन जब लड़कियां एजुकेटेड हुई है तो वो अपने राइट्स को समझी है कि कहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए। और दूसरा आपने जो बताया कि जैसे डेटिंग है, अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है तो दोनों यूज़ कर रहे हैं। पहले सिर्फ ये पुरुष यूज़ करते थे, लेकिन अब महिलाएं भी उसको यूज़ कर रही है, तो ये चीज़ एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन दोनों अपने ही अधिकार के लिए मतलब फाइट कर रहे हैं, जो कि पहले महिलाएं को नहीं पता था तो नहीं होता था, अब पता है तो वो कर रही है ना। अगर जिसका भी शोषण, पुरुष के लिए भी महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं, पुरुष भी तलाक ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं ले रही हैं। पुलिस प्रताड़ित तो नहीं हो रहे, मतलब पुरुष जो है प्रताड़ित हो रहे हैं? प्रताड़ित तो दोनों हो रहे हैं, बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है महिलाएं प्रताड़ित कर रहे हैं। पहले पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित करते थे ना, जैसे व्यभिचार है, व्यभिचार को कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, तो उसी प्रकार महिलाएं भी अपने लिए अधिकार चाह रही हैं, वो भी कर रही हैं। प्राचीन समाज से क्या होता है, पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, तो महिलाओं को हमेशा दबाया गया। अब महिलाएं जान रही हैं तो आगे बढ़ रही हैं और न्याय की मांग कर रही महिलाएं हैं। नहीं कर रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं। और महिला जब कर रही है तो ये समाज ही पुरुष समाज है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा बना दिया जा रहा हुआ। लेकिन ये भी देखा जाता है अगर कोई भी पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो ये भी देखा जाता है कि उसके पीछे रीजन क्या है। बिना रीजन जाने हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो पुरुष प्रताड़ित हो रहा है कि महिला प्रताड़ित हो रही है। फिजिकली रूप से देखा जाए तो पुरुष ही ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए समाज। अच्छा, आपको ये पता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चल रही है, जो कंसेंट बेसिस पे जो सेक्स होता है दो पुरुष और महिला के बीच में, तो ये माना जाता है कि भैया अगर दो लोग हैं, अगर उनके अंदर हैं, तो उनके दोनों के बीच में कंसेंट होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। पहले के टाइम पे होता था दो लोग हैं, पति पत्नी है, दोनों का एक दूसरे पर अधिकार हो गया, ठीक है।
तो ये जो कंसेंट वाली जो चीज़ है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कि विदाउट कंसेंट अगर मान लो कि पति है या पत्नी है दोनों चाहते हैं कि किसी एक का मूड नहीं है तो कर ले, तो 100% होना चाहिए। कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक पहले समाज में ये शादी में होता था कि जैसे ही शादी हुई तो पति को राइट मिला है कि हम बिना कंसेंट का भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान का, जैसे मेल है या फीमेल है, उसका अपना मन होना चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे आपका मन हो रहा है लेकिन दूसरे का मन है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए कंसेंट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, चाहे वो वाइफ हस्बैंड का रिलेशन हो या दो पार्टनर्स के बीच का हो या दो अडल्ट के बीच का हो, तो कंसेंट तो है महत्व और बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? हाँ, कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आईपीसी और करंट में बीएनएस में कहा गया है कंसेंट बहुत ज़रूरी है। अगर 18 साल से कम लड़की है और कंसेंट नहीं उसका है उसमें सेक्स को लेकर के, तो फिर क्या उसके साथ रेप ही माना जाएगा ना। तो बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, जैसे कोई अपराधी आता है उसको फांसी की सज़ा दी जाती है या फिर रेप के केसेस में, अदर केसेस में, तो अगर वहाँ पे वुमेन जज बनती है तो वो किस तरीके से सोचेगी? क्या वो थोड़ा ह्यूमैनिटी बेसिस पे सोचेगी या फिर फैक्चुअली लॉजिकली और जो राइट है सही है? तो हमेशा से ही जो लॉ में लिखा है वही होगा, क्योंकि वहाँ कोई इमोशन फैक्चुअली ये सारी चीज़ें नहीं चलती है, वो परिस्थितियों के हिसाब से ही डिसाइड होता है। अगर कोई फीमेल बन रही है या मेल बन रही है तो लॉ के बियॉन्ड तो नहीं जा सकती, जो लॉ में लिखा है वही करेंगी। लेकिन वो सिचुएशंस भी देखती है और कई बार इन सारी चीज़ों को भी देखा जाता है, क्योंकि न्यायिक निर्णय से बहुत सारे बदलाव आते हैं और न्याय का विकास होता है, क्योंकि वहीं से इंटरप्रिटेशन शुरू होती है। एक हाई कोर्ट के जज ने अभी बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था उस चीज़ पे, कि उन्होंने बोला था कि एक लड़की को खींच के ले गया था, उसके प्राइवेट पार्ट को टच वगैरह किया था, तो उन्होंने बोला था प्राइवेट पार्ट को टच वगैरह करना, इलाहाबाद वाले जज थे, प्राइवेट पार्ट को टच करते तो वो मतलब उसमें नहीं आएगा, रेप कैसे? तो इसके बारे में मतलब ऐसे जज की इस तरीके की मानसिकता होना या इस तरीके सोचना सही है भारत के सिस्टम के लिए? बिल्कुल भी ये गलत है। इस पे सुओ मोटो एक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, क्योंकि बिल्कुल ही लॉ के बियॉन्ड है। कोई भी एक जज है, वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया है, कैसे लिया है, क्योंकि जब लॉ क्लियर है इस चीज़ को लेके तो वो कैसे ऐसे कह सकते हैं कि वो रेप नहीं है या रेप के कैटेगरी में नहीं आ रहा है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उस पर एक्शन ले लिया है। अच्छा, भारत का जो न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है कि बहुत न्याय जो है बहुत देरी में मिलता है। मान लो आपको निर्भया वाला सुना होगा, निर्भया कांड जो हुआ था, सालों साल बाद उसको न्याय मिला था। तो भारत की न्याय की जो स्पीड है वो कैसे बढ़ सकती है, कैसे बढ़ सकता है, क्या लगता है? जैसे जो न्याय का जो तरीका है उसमें टाइम इसलिए लगता है एविडेंस कलेक्ट करने में, और न्यायालय सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही किसी चीज़ पर अपना ऑर्डर सुनाता है। हाँ, हालांकि हमारे सुप्रीम कोर्ट है या जितने भी हाई कोर्ट्स या जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन सब में देरी हो रही है। तो देरी का कहीं ना कहीं रीज़न वही है कि एविडेंस का देर से मिलना, पुलिस का न्याय व्यवस्था जो है वो मतलब स्पीडी ट्रायल के लिए हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को न्याय मतलब जज करना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि परिस्थितियों को देखना होता है, फिर हमें निर्णय देना होता है। अगर हमारे तरफ से गलत निर्णय आया तो भी हम पे उंगलियां उठती है न्यायपालिका पे, ठीक है, और अगर हम सही कर रहे हैं तो भी आता है, तो उसको जजमेंट लेने में टाइम लगता है। इसके सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ता है, इसलिए टाइम टेकिंग होता है ये प्रोसीजर। लेकिन ये चीज़ नहीं समझता है तो सीधा ये कहते हैं कि न्यायपालिका में देरी है, लेकिन इसका प्रोसीजर इतना जटिल है ना कि समय मांगता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए वक्त लगता है और सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा जाता है, इसीलिए समय लगता है चीज़ों को। लेकिन इस पे अभी जो स्पीडी ट्रायल को लेकर बहुत सारी कोशिशें की जा रही है। लाइक आप ई कोर्ट का हमारे तरफ से ये निर्माण हुआ है, जिसपे हम सारे फाइल्स को रिकॉर्ड में रख रहे हैं, फाइल गायब नहीं होगा, हमारा एकदम डेटा तैयार रहेगा। दूसरी चीज़, हम हेयरिंग को अपलोड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्ले लगाया, कितने सारे पेंडिंग्स केसेस हैं उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, वो पूरे रोड पे लगाए हुए हैं अपने कोर्ट के बाहर ही, परिसर के बाहर ही। तो इन सारी चीज़ें पे काम चल रहा है। अब कोई भी चीज़ जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है उसको स्पीड में लाने के लिए समय तो लगेगा, टाइम टेकिंग है प्रोसीजर, लेकिन अगर टाइम ले रहे हैं तो हम सही न्यायालय दे रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। अच्छा, मतलब विपक्ष की जो पार्टियां, अन्य पार्टियां, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप तीनों से ही है, विपक्ष की पार्टियां या फिर ये भी कहा जाता है, लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं पूंजीवादी जो लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जुडिशरी को वो अपना पपेट बना के रखते हैं। विपक्ष भी कहता है कि सरकार का पपेट है, इसके बारे में क्या कहना है कि जुडिशरी की पावर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल स्वतंत्र है, हमेशा से स्वतंत्र है और अभी न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही अपना निर्णय देती है, और जो भी निर्णय होता है वो हमारा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन उसके तहत दिया जाता है। इसमें किसी का नेता और पूंजीवादी का किसी का वो दबाव नहीं है। दबाव में रहती है जुडिशरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जन सामान्य की बात है, जन सामान्य के हित की बात है, इसमें दबाव नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप में कार्य कर रही है। और हमेशा ही स्वतंत्र है।
तो उन बच्चों से, खासकर स्टूडेंट से या भविष्य के हो सकते हैं, जज हैं ये जो लड़कियां मेरे साथ खड़ी हुई हैं, इनसे बातचीत करके ये जानने को मिला है कि भारत के लोकतंत्र में, खासकर जुडिशरी में महिलाओं की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट है और क्यों होनी चाहिए और क्यों बढ़नी चाहिए। तो मैं खड़ा हूँ मुखर्जी नगर में, मेरे साथ मौजूद हैं 3 स्टूडेंट जो कि LLB कर चुके हैं और PCSJ की तैयारी कर रहे हैं, यानी इनको जज बनना है। सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि भारत का जुडिशरी सिस्टम कैसा है, यहाँ पे जो बच्चे तैयारी करते हैं PCSJ की, यहाँ किस तरीके से तैयारी होती है, क्यों उन्हें जज बनना है, एडवोकेट नहीं बनना है। क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन। तो आप तैयारी किसकी कर रहे हो? जुडिशरी की। LLB कहाँ से किया है? मैंने नोएडा HIMT से। नोएडा HIMT हरलाल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। अच्छा, आपका क्या नाम है? अमृत। आपने कहाँ से किया है LLB? मैं किया हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। गोरखपुर से किया है जी। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि मतलब PCSJ की आप तैयारी कर रहे हैं, जज बनना है, एडवोकेट बनने का क्यों नहीं सोचा? सर फैमिली बैकग्राउंड उस साइड था नहीं, और ये भी था कि मतलब जब पढ़ते वक्त ही ऐसा लगा कि मतलब ज़्यादा मतलब न्याय दिया जा सकता है जज बन के, तो फिर इस फील्ड में आ गया। अच्छा, न्याय देने के लिए आप इस फील्ड में आ गए। एक्चुअल सी बात है। तो अगर आप एडवोकेट बनते तब भी किसी का केस लड़ते तो उसको भी न्याय दिला ही सकते थे। हाँ, न्याय दिला सकते, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट इधर था तो मैं इधर आ गया। अच्छा, क्या मतलब डिफिकल्टीज क्या फेस करनी होती है जब तैयारी करते हो? अच्छा, UPSC का सिलेबस और PCSJ का सिलेबस में को किसका ज़्यादा आपको वास्ट लगता है? PCSJ का सिलेबस मतलब UPSC से काफ़ी ब्रॉड है। हम लोग अगर यूपी का मैं बात करूँ, जैसे मैं यूपी से हूँ, तो मैं यूपी का अगर सिलेबस का बात करूँ तो 9 माइनर एक्ट GS में पूछे जाते हैं, और GS में पूरा GS होता है जो UPSC के पैटर्न पे होता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ें। और फिर जब लॉ की बात करेंगे तो लगभग 17 लॉ मतलब लॉ में रहते हैं, लॉ के सब्जेक्ट में। तो और UPSC से तो मतलब काफ़ी ब्रॉड हो गया, 27 लॉ के पेपर पढ़ेंगे, फिर GS पढ़ेंगे, फिर हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज भी पढ़ेंगे UPSC की तरह। जो 3 लॉ चेंज किए गए, जिसमें IPC था वो 1860 की थी। तो मतलब अंग्रेज अपने हिसाब से उस लॉ को बनाए थे, और अंग्रेज यहाँ शासन करने आए थे, तो वो दंड देने के लिए बनाए थे। भारतीयों को दंड कैसे दिया जाएगा? अभी की जो गवर्नमेंट है, और एक टाइम देश को आज़ाद हुए भी 70 साल हो गए, तो एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि लोगों को न्याय देना है, मतलब दंड क्यों देंगे? ये जनता हमारी है, ये सरकारें हमारी हैं, फिर लोगों को न्याय देना ज़्यादा जरूरी था। अच्छा, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए इस चीज़ को। उस समय किस तरीके से अलग है ये? हाँ, पहले IPC में क्या था कि वो स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि स्टेट की सुरक्षा। अभी क्या है कि अभी जो BNS बना है, इसमें सबसे पहले महिलाओं की बात की गई है, महिलाओं से संबंधित अपराध को सबसे आगे किया गया, उसके बाद बालकों को तरजीह दी गई, बालकों के बाद फिर शरीर को दिया गया, उसका संपत्ति को दिया गया। और पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले राज्य से संबंधित अपराध पहले किए गए थे, 120A था, 124A था, ये सब थे, उन सबको हटाया गया। उसकी जगह दूसरे मतलब अपने कॉन्सेप्ट नए लाए गए इंडिया के हिसाब से, ये सब चीज़ें हैं। फिर साक्ष्य अधिनियम था उस समय। अभी क्या है कि साक्ष्य इलेक्ट्रिक माध्यम से व्हाट्सएप पे किसी के साथ किसी का एविडेंस हो रहा है, पहले ये सब चीज़ें थी नहीं, तो अभी इलेक्ट्रिक को भी जोड़ा गया एविडेंस में, तो ये सब चेंजिंग जरूरी थी। कई सारे केस लॉ चल रहे थे, 377 पहले IPC में धारा होती थी, उस पर केस लाया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। 377 हाँ, उस पर केस लॉज थे सुप्रीम कोर्ट के कि उसको मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था, तो उन सब चीज़ों को हटाना भी था, इसलिए भी। भारत की जो न्यायपालिका है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत की जो न्यायपालिका का जो सिस्टम है वो कितना आपको लगता है स्ट्रॉन्ग है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक टाइम के आकर के भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये तक बता दिया था कि न्यायपालिका खतरे में है। आपको क्या लगता है आज के टाइम पे क्या एकदम स्वतंत्र है? स्वतंत्र तो नहीं है। अच्छा, कैसे नहीं है? है। अच्छा, न्यायपालिका अपना डिसीजन खुद लेती है, वो किन्हें जज बनाना है, या सरकार का कौन सा, और कोई सरकार ऐसा बिल लाती है या कुछ ऐसा लाती है और न्यायपालिका को लगता है कि ये मतलब संविधान का उल्लंघन कर रहा है, उसको शून्य घोषित कर देती है। आपको कैसे लगता है? उससे तो सब कोर्ट से मंजूरी मिलती है ना। देखिए, भारत में क्या है कि मतलब जो भारत की अपनी सरकार है उसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तीनों का एक दूसरे पे नियंत्रण है, मतलब ये नहीं है कि कोई पार्ट अलग है एक दूसरे से। अच्छा, ये सबका एक दूसरे पे मतलब कमांड है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक टाइम पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बोला थोड़ा व्याकुल हो गए थे वो। हाँ, वो क्यों हुए होंगे? ठीक है, ऐसा माना जाता है क्या कि ऐसा माना जाता है कि भारत की राजनीति व्यवस्था का प्रभाव कभी कभी न्यायपालिका बहुत ज़्यादा हो जाता है, न्यायपालिका में ज़्यादा हो जाता है, तो
कुछ जजेज ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मतलब उनके अंदर आज भी संविधानवाद जिंदा है, तो वो फिर आते हैं उसको व्यक्त करते हैं। और जिनको नहीं लगता वो क्या वो ऑलरेडी बने रहते हैं। हर फील्ड में ऐसा है कि मतलब 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो मतलब उस फील्ड के रहते हैं कि उनको लगता है कि भविष्य आगे भी चलता रहे, तो फिर वो उसमें संलिप्त हो जाते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है जो एडवोकेट्स होते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई एक जनरेशन में एडवोकेट नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होती है। तो करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ आया हूँ जुडिशरी का तैयारी करने, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि मेरे फैमिली का बैकग्राउंड नहीं था। मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो अगर मैं कोर्ट में जाता और एक प्रैक्टिस करता, तो मैंने बीए किया, बीए के बाद LLB किया, फिर प्रैक्टिस करता, तो बहुत एक लंबा टाइम लगता कि हाँ मैं वहाँ संघर्ष करके पहुँचता। मगर अगर किसी के फैमिली बैकग्राउंड है, पहले से पिता एडवोकेट हैं या फिर उनका फैमिली का कोई है, तो फिर उनको उतना वो संघर्ष नहीं करना पड़ता है। उनको मतलब केसेज मिल जाते हैं या फिर सीखने को मौका ज़्यादा मिलता है। एक गार्जियन अपने बच्चे को ज़्यादा सिखा सकता है, मगर एक मतलब मैं किसी और चैम्बर भी मिल जाता है पापा का। हाँ, पापा का चैम्बर मिल जाता है, पापा के केसेज मिल जाते हैं। ये टेंशन नहीं रहता कि कमा के घर पे देना है आप, क्योंकि पापा को पता है कि बेटा मेरा कितना कर रहा है, क्योंकि उनके साथ है। हम जाएंगे कोर्ट तो हम किसी सीनियर को पकड़ेंगे, उनका मतलब शोषण भी है, थोड़ा इस मामले में शोषण भी है। अच्छा, फांसी दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए? बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ना फांसी को बैन कर दिया गया है। भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत में दी जानी चाहिए। भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ की मार देना चाहिए। मार देना चाहिए ऐसा नहीं है। आप अगर आप अपराध कर रहे हैं, क्राइम्स ज्यादा है ना नहीं भारत में। क्राइम ज़्यादा है, और क्राइम एक लिमिट से ज़्यादा है। आप ये बताइए, मतलब लोगों को संदेश भी तो देना है कि आप अपराध को रोकना है। इतनी बड़ी जनसंख्या में आप अगर अपराध को इस तरह मतलब नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो फिर तो देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो जो अरब कंट्रीज है वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से, क्रूर तरीके से सजा दी जाती है, उस तरीके का प्रावधान रख दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें कमी करनी है। अच्छा, ये बताइए, भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी कृत्य कर रहा है, हाँ 50 लोगों की जान ले रहा है, तो उसको जीने का क्या अधिकार है? ये भी तो देखिए। हत्या सब लोग करते हैं, बहुत लोग को जमानत मिल जाती है 1 साल में, किसी को 2 साल में, किसी को 4 साल में, कोई आजीवन कारावास काटता है, कोई फांसी भी पाता है। तो उनके पीछे की मेंटलिटी को देख के ही फांसी दी जाती है या आजीवन कारावास दिया जाता है या जमानत दिया जाता है। मेंटलिटी क्या चल रही थी, आपका इंटेंशन क्या था उस अपराध के करने के पीछे, उसी के हिसाब से यहाँ पे सजा दी जाती है। अच्छा, ये एडवोकेट्स के बारे में कहा जाता है स्टार्टिंग में अगर उनकी जनरेशन में नहीं है तो वो ड्राफ्ट बनाते रह जाते हैं। स्टार्टिंग में ड्राफ्ट बनाना होता है, वो सब चीज़ें करनी होती हैं। वो फोटोकॉपी कराते रहते हैं और चाय पिलाते ही चाय किसको पिलाते हैं? बाल झड़ जाते ऐसा हैं। नहीं है। चाय अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। नॉलेज है, फिर भी आपको मतलब अगर आपका कोई नहीं है, नॉलेज है आपके पास, आपका कोई नहीं है, आप नए कोर्ट में गए हैं, तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। अगर फर्स्ट जनरेशन एज अ एडवोकेट, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी फैमिली में एज अ फर्स्ट लॉयर है, उसको भी तो एक स्टार्टिंग से पीढ़ी बनानी है ना, उसने भी तो अपना स्ट्रगल एक फेस किया है ना। ये तो बात सही कह रही हैं। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप एग्जाम्पल के सेट करोगे फैमिली में। जैसे क्या है कि अभी शिक्षा का महत्व काफ़ी बढ़ गया। अब आज के ज़माने में सबके पास मोबाइल है, सबको ये पता है कि हमें शिक्षा कहाँ से लेनी है, कितनी पढ़नी है। सरकारों ने कॉलेजें खोल दी हैं। आपको ये पता है कि पहले से ज़्यादा कॉलेजें खुली, फीसेज कम हो गई, सरकारी स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी। हर व्यक्ति चाह रहा है कि हमारा बच्चा पढ़े, हम पढ़े, या जो भी है सबको। पहले इतनी लॉ की पढ़ाइयाँ नहीं थी, पहले इतना ना मुकदमे पहले थे मगर वकील उतने नहीं थे। आज आप भी कोर्ट की तरफ जाते होंगे तो आपको भी दिखता होगा 30,000 के बाहर वकील खड़े होकर क्लाइंट खोजते रहते हैं। तो आपको भी पता है कि संघर्ष कितना ज़्यादा है। मतलब राजद्रोह का कानून तब लाया गया था अंग्रेजों के टाइम पे, जब इंडियंस जो थे प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, उनको अंदर ठूसना होता था। अभी उसका यूज़ हो रहा है या मिसयूज़ हो रहा है, ये बताइए। सरकार अपनी जिसकी सरकारी जैसी होती है वो उस हिसाब से अपना यूज करता रहता है। और अपराध किसे अभी CAA का आंदोलन हुआ या बहुत सारी मेघालय में आंदोलन चल रहे हैं, मणिपुर में हिंसा चल रही है, तो वहाँ पे सरकारें ऐसे कुछ कानूनों का प्रयोग करती है। ऐसे कुछ कानूनों का प्रयोग सरकारें करती हैं, ना करें तो फिर यही है कि फिर हिंसा को रोक नहीं पाया जाएगा। इनकी नॉलेज को देकर के, इनसे बातचीत करके यही पता चल रहा है कि बच्चे काफ़ी सीरियसली होकर के तैयारी कर रहे हैं। और इंडिया का जुडिशरी सिस्टम से लेकर के वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग व्यू है। और भविष्य में आगे जब भी पीसेज क्वालिफाई करेंगे, एडवोकेट बनेंगे, जज बनेंगे, तो भारत की न्यायपालिका में बहुत बड़ा योगदान देंगे। थैंक यू वेरी मच।